मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, वाहिद खबर है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपना बजट 2.0 2025-26 पेश कर दिया है और इस बजट का जो कुल तखमीना है 17,573 अरब है और हुकूमत को तवक्को है कि उसकी आमदन अगले माली साल में 19,278 रहेगी। इस बजट का अगर एक बर्ड्स आई व्यू आपको पेश किया जाए तो एक तरह से ये करेक्टिव बजट है, क्यूरेटिव बजट लगता है, रिफॉर्मेटरी बजट लगता है, लेकिन क्या ये बजट वाकई वो तमाम चीज़ें हासिल कर पाएगा जो अहदाफ रखे गए हैं? क्योंकि कल जब कौमी इक़्तिसादी सर्वे गुज़श्ता माली साल का पेश किया गया था तो हुकूमत की अपनी ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट बता रही थी कि गुज़श्ता माली साल के तमाम तर जो टारगेट्स हैं बड़े बड़े, ख़ासतौर पर मईशत के 3 अहम सुतून जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, सर्विसेज है, यहाँ के तमाम टारगेट्स हुकूमत अचीव नहीं कर सकी थी। तो अब अगले फिस्कल ईयर के जो टारगेट्स हुकूमत ने रखे हैं क्या वो अचीवेबल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? फिर जिस तरह मैंने कहा कि ये एट बेस्ट एक करेक्टिव, एक क्यूरेटिव बजट लगता है जिसमें गुज़श्ता माली साल के जब शहबाज शरीफ हुकूमत आई थी और पहला बजट पेश किया था तो उस वक़्त जो मेजर्स लिए गए थे सिस्टम को रेक्टिफाई करेक्ट करने के, ख़ास तौर पे नॉन फाइलर्स के हवाले से, टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से, जायदाद ख़रीदने के हवाले से, प्रॉपर्टी वही जायदाद हो गया, गाड़ियाँ ख़रीदने, उनसे रिवर्स लिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ का 2.0 बजट 2025 बहुत से हवालों से यू टर्न बजट है कि पिछले माली साल में जो मेजर्स हुकूमत के काम नहीं किए या बहुत सख्त थे उनको रिवर्स किया गया, उनको यू टर्न लिया गया। एक बैलेंस बजट इसको अगर कहा जाए, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती इसमें तवक्को की जाएंगी, जो महंगी हो रही हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अवाम के हवाले से। एक तो सोलर पैनल आजकल इन हैं बहुत ज़्यादा एक अरसे से, उनको महंगा कर दिया गया है मज़ीद। एक तरफ हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि उसने जो वापडा की बिजली है वो सस्ती कर दी है लेकिन सोलर पैनल्स अब महंगे कर दिए हैं। तो शहबाज शरीफ बजट 2.0 2025 इसका पोस्टमार्टम करते हैं, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। टू बिगिन विद मेरे पास दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब बड़े ज़बरदस्त माहिर मईशत हैं और आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, सीनियर माहिर मईशत हैं। आरिफ हबीब साहब, टू बिगिन विद यू, किस तरह पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे आप आज के बजट को? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का इस प्रोग्राम में, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ जो है डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं और उनको बहुत ही तजर्बा है और कई उन्होंने बजट्स माशाल्लाह प्रिपेयर किए और प्रेजेंट किए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं रिलेटली जो ये बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, हमने स्टेबलाइजेशन जो है वो हासिल कर ली है और हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, और इसके अंदर जो नया ग्रोथ का टारगेट जो है वो 4.2% का रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इकदाम बजट में किए गए हैं उसको अचीव करने में आई बिलीव डेफिनेटली वो जो है वो मदद करेंगे, क्योंकि इस साल जो करंट ईयर में जो टारगेट है वो पूरा अचीव नहीं हुआ, और जो नंबर भी गवर्नमेंट ने कोट किया है उस पर भी थोड़े से लोगों के जो है रिजर्वेशंस हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो इक़दाम किए हैं, मसलन कुछ एब्यूज़ हमारे सिस्टम में मौजूद थी जिससे न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू की लीकेजेस थी बल्कि लोकल इंडस्ट्री को भी जो है वो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं हो पा रही थी, और इम्पोर्टेड मटेरियल फॉर एग्जांपल ये फ्लैट स्टील पर जो फाटा पाटा का सेल्स टैक्स एग्जम्पशन था वो उन्होंने उसको फेज आउट किया है। उससे आई बिलीव कि ये लोकल इंडस्ट्री को जो है वो फायदा होगा, और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी जो है उसमें लेकिन क्या वो सस्टेनेबल होगा आरिफ हबीब साहब? पॉलिटिकली क्या वो सस्टेनेबल होगा? जी आई बिलीव सस्टेनेबल होगा, क्योंकि एक तो ये है कि हमारे यहाँ मैं आगे जाके बताऊंगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और फिर ऑटोमोबाइल भी जो है वो ग्रो कर रहा है, तो वो एक्चुअली उसके यूजर्स हैं।
ठीक। उस मटेरियल के, फ्रेट स्टील के, तो उसको वो जो आई बिलीव के गवर्नमेंट के फिर जो है रेवेन्यू भी बढ़ेंगे और लोकल यूटिलाइजेशन कैपेसिटीज की बढ़ेगी, तो वो ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक। दूसरा अब्यूज जो है वो था म्यूचुअल फंड्स में, जो मनी मार्केट फंड्स थे, उसमें कॉर्पोरेट जो है वो टैक्स आर्बिट्राज के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया करती थी कि अगर वो डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्ट करते थे तो उसके अंदर जो 29% का रेट था, और अगर वो वाया म्यूचुअल फंड करते थे तो 15% था। अब उस जो है अब्यूज को भी जो है उन्होंने और लीकेज को प्लग कर दिया है कि उसको पर उन्होंने 25%, और उससे इक्विटी मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि फिर जो म्यूचुअल फंड्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिर इक्विटी पे जो है वो टैक्स रेट वही 15% जो है वो रखा गया है। सिमिलरली जो इसमें कंस्ट्रक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, वो टास्क फोर्स की सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी हैं। उसमें जो एडवांस टैक्सेस थे उसका रेट कम कर दिया है, और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी अप टू 7% जो थी वो विड्रॉ कर ली, खत्म कर दी। So, आप मुतमईन हैं शहबाज शरीफ के बजट 2.0 से? जी, आई बिलीव कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी रिकमेंडेशंस जो हैं इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जो है वो मुख्तलिफ एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म से दी गई थी, वो आई बिलीव कि उस बजट में वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हालांकि सुपर टैक्स पे बहुत ही सिंबॉलिक उन्होंने रिडक्शन की है, बट वो की है वो एक किस्म का सिग्नल दे रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सुपर टैक्स एज वेल। तो फॉरवर्ड आई थिंक इसमें और ज्यादा कमी होनी चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ तो आपसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या सजेशंस दी जो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई इस बजट में नजर आई हैं। शब्बर ज़ैदी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं टैक्स अमूर के और मईशत के भी, लेकिन आई पुट अप द क्वेश्चन टू डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब, एक कंप्रिहेंसिव ब्रीफ देते हुए आपको ये शहबाज शरीफ का बजट 2.0 2025 कैसा लगा है? आगे चल के जरा अपोजिशन के किरदार पर भी सवाल कर लेंगे, लेकिन ये फरमाइए कि बजट आपको कैसा लगा है, खासतौर पर सैलरीड तबके के लिए जो रिलीफ, जो तकलीफ थी पिछले बजट में उसको रिवर्स, उसको यू टर्न किया गया है, वहाँ पे रिलीफ दिया गया है, बहुत सी और चीज़ों पर भी यू टर्न लिया गया है। सो इन अ नटशेल ये बजट आपको कैसा लगा है सलमान शाह साहब? देखेंगे रिदा, आई थिंक ये बजट जो है ये इसको बड़ा एक किस्म का क्रिटिकल टाइम पे ये बजट दिया गया है। एक तरफ हमारे इंडिया के साथ जंग है, वी आर ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया, और अपने मुल्क के अंदर भी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक जो आरिफ हबीब साहब ने कहा है वो एक पॉजिटिव साइड ऑफ द बजट है, जिसमें रियल एस्टेट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ इन अ वे फॉर दिस गवर्नमेंट, ये जाहिर नजर आता है, और इसमें बड़े अच्छे इकदाम रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इसमें इस साल के बजट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी जो कि हमने मिस की है, एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट। नंबर वन, हमने डिफेंस बजट को तकरीबन 18% इंक्रीज किया आई थिंक, और 2500 अरब के करीब किया है। मेरे ख्याल में ये बहुत कम है, और ये कम अज कम इससे 1000 अरब और होना चाहिए था, क्योंकि हमारे ऊपर जो हमला है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक एज की वॉरफेयर है, और उसकी ये इब्तदा है, और हमने इस पहले राउंड में बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इसमें हमने देखना है कि हमने अपनी डिफेंस को भी पुख्ता करना है, हमने जो रिप्लेनिशमेंट करनी है, जो इस्तेमाल हुआ असला उसकी रिप्लेनिशमेंट भी करनी है। सो आई थिंक डिफेंस बजट इज अंडरस्टेटेड, और आगे चल के इसमें इजाफा करना पड़ेगा। सो ये लेकिन उसके लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे सर? क्विकली जरा फरमा दीजिएगा, देन आई विल इंक्लूड शब्बर साहब इन द डिस्कशन। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरा ख्याल है उसके लिए पैसे जो हैं इस बजट में हमें अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स कट करके पैदा करने चाहिए थे। ठीक। और हमने एक्चुअली अपना जो एक्सपेंडिचर है और
जो टैक्सेस हैं वो हमने तकरीबन 20% के करीब बढ़ा दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन होगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ 4% भी लेती हैं और इन्फ्लेशन 7% भी लेती हैं, तो एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू 8 से 9% है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और वो राइट पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। क्योंकि हमें देखना चाहिए कि टैक्स पेयर जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलरली जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है, और हम आवाम की भी कंजम्पशन की जो पावर है वो भी बहुत कम है, और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है वो भी इतना टैक्स नहीं देना चाहती। वो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको चाहिए इंसेंटिव्स, जो रियल एस्टेट में तो आपने दिए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, बाकी एरियाज में राइट दैट्स वेयर वी नीड द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस वक्त आरिफ हबीब साहब एग्री करेंगे कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम है। 10% जो हो गई है, ये इतनी कम कभी नहीं हुई। और प्राइवेट सेक्टर ने तकरीबन बैंकों से कर्जे लेने भी बंद किए हुए हैं। क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ये बजट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जो जब बजट स्पीच शुरू हुई तो मैंने समझा कि शायद अब ये उस तरफ जा रहे हैं, और वो थी राइट साइजिंग के ऊपर जो औरंगजेब साहब ने बातें की, बेहतरीन बातें की, लेकिन उसका हमें नजर नहीं आया बजट में असर। एक सर, बात मैं बहुत चाहूंगी इम्पोर्टेंट है गरीदा, ये मैं पॉइंट बता दूं कि 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास जो अख्तियारात हैं उसके लिए हमें 15 से 20 बंदों की कैबिनेट से ज्यादा नहीं चाहिए। और हमारे पास 40 से 50 जो डिविजन्स हैं, हाँ। इनको हमें बंद करना चाहिए सूबों। सर, बड़ी जबरदस्त आपने ये बात हाईलाइट की है। कम से कम, लेकिन सर बेचारों ने मखलूत हुकूमत भी तो चलानी है ना सर, बेचारों ने वोट साथ अपने लेके भी तो रखने हैं सर, वो मार्जिन दे दें थोड़ा सा उनको। और दैट्स ऑन अ लाइटर नोट, आप उसी पॉइंट को प्लीज हाईलाइट कीजिएगा दैट यू वर मेकिंग अबाउट द साइज ऑफ द कैबिनेट एंड एक्सपेंस, कटिंग द एक्सपेंसेस। उसमें आई थिंक अगर हम ये कर लेते और कोई 600-700 अरब वहां से बचाते। दूसरी जो चीज है, हमारा बिजली का जो निज़ाम है उसमें जो बातें की हैं उसमें भी बहुत डिले हो चुकी है। हमें 1000 अरब के करीब सब्सिडीज देनी पड़ रही हैं, वो प्राइमरीली बिजली की हैं, और उसमें आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और फाइनेंस मिनिस्टर को क्लास लेनी चाहिए थी पावर मिनिस्ट्री की और एनर्जी मिनिस्ट्री की, कि दोनों ने पाकिस्तान को सबसे महंगी बिजली भी दे रहे हैं, सबसे महंगी एनर्जी दे रहे हैं, और पाकिस्तान को हम एक्सपेक्ट करें कि कम्पीट करें इंटरनेशनली और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो ये बिजली को ठीक किए बगैर नहीं हो सकता। और बिजली का जो निज़ाम है, ये देखें, ये आज इसको 10 साल हो गए इसको ठीक करने में लगे हुए हैं, तो ठीक नहीं हो रहा। इसके साथ साथ आई थिंक FBR के ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खासी बातें की, बड़ी अच्छी बातें की डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह में। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि FBR को डिजिटलाइज करने में कई डेकेड्स हो गए हैं, और अरबों डॉलर हमने वर्ल्ड बैंक और इधर उधर से लेके वहां पे लगाए हैं, लेकिन वो हम करने में कामयाब नहीं हुए। और एक बात जो एक बड़ी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो एक नंबर 1 उसका है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें अवाम का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसको सिंप्लीफाई करनी चाहिए सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा जो लगा है इसमें इम्पैक्ट जो इकोनॉमी के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, वो ये है कि आपने देखें GDP जो होता है ना, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं एक इकोनॉमी में, और आपने ये कह दिया है कि बड़ी ट्रांजैक्शन सिर्फ वो कर सकेगा जिसके पास FBR के उसने वेल्थ टैक्स जमा कराया हो, या तो वो तो मुश्किल से 3 मिलियन लोग हैं।
तो बाकी जो 99% लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो कहाँ पे चक्कर लगाएंगे और ये ठीक। सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि जी हम गाड़ी खरीद सकते हैं या हम घर खरीद सकते हैं। तो ये बड़ी ही एक ठीक। ऐसी मूव है जो इकोनॉमी को टोटली डिसरप्ट कर सकती है। राइट, बड़े तो आई जबरदस्त थिंक एफबीआर को हमें बहुत इफेक्टिव करने की जरूरत है। बड़े उसका बड़े मतलब बड़े ये नहीं है कि आप जबरदस्त पॉइंट्स ट्रांजैक्शन आपने सलमान शाह साहब हाईलाइट किए हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली लाइव प्रोग्राम में एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आएंगे आरिफ हबीब साहब से कुछ मजीद सवालात करने हैं, खासतौर पर उनकी तरफ से जो सजेशंस वज़ीर आज़म को दी गई थी वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं, लेकिन उनका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान की मईशत पे, इस पर बात करेंगे। कुछ दीगर इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब और थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब, कराची के बिजनेसमैन हैं और टी डैप के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आरिफ हबीब साहब, आई विल कम टू यू। आप फरमाइएगा कि आपकी क्या क्या सजेशंस थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं बजट में, और उसका फ़ायदा क्या होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो सैलरी तबके के हवाले से रिलीफ दिया गया है, जो टैक्स स्लैब्स में कमी की गई है, और फिर प्रॉपर्टी के हवाले से जो रिलीफ दिए गए हैं, विद होल्डिंग टैक्स में जो कमी की गई है, इसका मतलब ये है कि पिछले बजट में पिछले माली साल के हवाले से हुकूमत के जो फैसले थे वो गलत थे, उनको अब रिवर्स, उनको अब यू टर्न लिया गया। आई थिंक देखिए, जो लास्ट ईयर तो पूरा साल जो है गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा स्टेबलाइजेशन पे था, और वो स्टेबलाइजेशन पे ही उन्होंने फोकस करके स्टेबलाइजेशन को अचीव किया रिमार्केबली। और आई थिंक उसके सारे नंबर्स जो हैं वो अच्छे हैं, और जो नंबर्स हमसे शेयर किए गए हैं बजट डॉक्यूमेंट में भी वो सब जो है सेटिस्फैक्ट्री है। अब कुछ हफ्तों से प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में ये बात करते थे अपने कैबिनेट कलीग के साथ भी और बिजनेसमैन के साथ मीटिंग में भी, कि अब वो ग्रोथ का पाथ जो है वो चाहते हैं और इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली उनसे मुख्तलिफ जो इसमें इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, वो शेयर करते थे और वो बड़े पेशेंटली उसको सुना करते थे। और बट हम आपस में फिर बात करते थे कि अगर ये सिर्फ जो है वो बात कहने से कि हमें ग्रोथ हासिल करनी है तो इस तरह तो नहीं होगी, उसके लिए उनको बजट में इकदाम करने होंगे। तो उसमें उन्होंने रियल एस्टेट के सिलसिले में जो है कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में टास्क फोर्स बनाई और उसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जो है उसमें शामिल किया, और टास्क फोर्स ने सारी रिकमेंडेशंस बनाई, और उसमें सीधा जो चीज़ें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की हैं बजट में, वो यही था कि एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म करना, क्योंकि जो घर का बायर है, एक्साइज ड्यूटी अक्सर ये समझा जाता है कि जिस चीज़ की परचेज को डिस्करेज किया जाना चाहिए था उसको एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन घर की खरीदारी को पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी तो बिल्कुल आई थिंक अनफेयर था, तो वो उन्होंने अब ख़त्म कर दिया। फिर ये है कि जो एडवांस टैक्सेस थे उसकी जो है वो रेट काफ़ी रिसेंटली बढ़ गए थे, और एडवांस टैक्स में जो सेल्स जो है वो सेल्स पर तो एडवांस टैक्स फिर भी ठीक है, लेकिन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स जो है वो कहीं भी नहीं दुनिया में है, और उसको IMF ने भी एग्री किया। तो फाइनली फिर ये इन दोनों में उन्होंने जो है वो रेट्स कम कर दिए। फिर स्टैम्प ड्यूटी इस्लामाबाद में कम कर दी है, और बाकी उन्होंने प्रोविंसेस को एडवाइस किया है कि वो भी अपने अपने प्रोविंसेस में उसमें कमी लाएंगे। और सबसे बढ़कर जो आई थिंक इसमें किया उसमें उन्होंने जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की इनकरेजमेंट के लिए बात की है, और स्टेट बैंक को कहा, और स्टेट बैंक वो स्कीम के जो है वो जल्दी से अनफोल्ड करेंगे, और उसमें फिर उन्होंने जो है वो पर्टिकुलरली जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उनके लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की जो है का इंडिकेशन किया। तो ये तो थी इसकी। दूसरा जो है कि वो हमारे यहाँ कुछ अब्यूजेस थे, और वो अब्यूजेस में जो है वो ये फाटा के जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स एग्जेम्पशन थी, उसका बड़ा मिसयूज हो रहा था कि वो चीज़ें इंपोर्ट तो करते थे फाटा के उससे कि वहाँ इस्तेमाल होंगी, लेकिन वो इस्तेमाल वहाँ होने की बजाय लोकल पाकिस्तानी मार्केट में वो बिका करती थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बड़ा सेल्स टैक्स का जो है वो एग्जेम्पशन था। तो वो अब उन्होंने
उसको फेज आउट करने की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। तो आई बिलीव ये फिर एक जो जिस तरह मैंने बताया था कि ये म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट फंड जो है, ठीक। सारे कॉरपोरेट जो है वो उस आर्बिट्राज को इस्तेमाल करते थे, वो आई थिंक अब प्लग कर दिया गया ठीक, है। राइट। इसके अलावा जो चीजें उन्होंने जो मार्कअप इनकम पे जो है वो टैक्स बढ़ाया है, कि जो 15% था उसको 25% किया है। उससे भी कैपिटल मार्केट जो इक्विटी मार्केट है, आई थिंक उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो यूं जो वो ये कह रहे थे कि हम जीडीपी ग्रोथ का बजट लाएंगे, तो जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपने वो सवाल एक शबर जैदी साहब कर रहे थे कि क्या ये पॉसिबल होगा, अचीवेबल होगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल अचीवेबल होगा, क्योंकि उससे लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा होगा। आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो 60-70 इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा होता है, और लकीली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो है वो अंडर यूटिलाइज है उसकी कैपेसिटीज, तो उनको फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो आई बिलीव कि इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप इस बजट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। खासतौर पे आप ग्रोथ की बार बार बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ का जो रेशियो दिया गया है वो अचीवेबल है। लेकिन जब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी आरिफ हबीब साहब, तो सेक्टर बाय सेक्टर, फिगर बाय फिगर, एम्बिशियस जो भी टारगेट दिए गए हैं, टारगेट बाय टारगेट मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जुबैर मोतीवाला साहब को मैं डिस्कशन में इन करना चाहूँगी। जुबैर साहब, आप किस तरह देखते हैं जो हुकूमत ने आज बजट पेश किया है? देखिए, मैं इसमें ऐसे इसकी जो बात इस तरह की है कि जब आप इसको पूरे बजट को एज अ होल देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकली बड़ा साउंड बजट है। कि टेक्निकली से मुराद ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, टैक्स कलेक्शन में भी, और आपका एआई की बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसको ट्रैक करेंगे। फिर जो है ना आपकी जो रियल टाइम के अंदर आप उसकी बात कर रहे हैं, रियल टाइम के अंदर हम उसको ट्रेस करेंगे, रियल टाइम की पीओएस के ऊपर हम डेटा लेंगे, कस्टम के अंदर फेसलेस का होगा। इस लिहाज से तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ये देखें कि हमने टारगेट को बढ़ाया है। पिछले साल हमारा जो टारगेट था वो था आपका 4.2, इस दफ़ा हमने रखा है। पिछले साल हमने रखा था 3.6 और अचीव हमने किया 2.7। तो ये कौन सी जादूगरी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि अगर हमने पिछले साल 3.6 की जगह पे 2.7 किया तो इस साल ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको हम 4.2 कर जाएंगे, ये मेरी एक समझ में नहीं आता। दूसरी बात है एग्रीकल्चर को आप सारे सेक्टर्स को देख लें। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.5% डाउन है, एग्रीकल्चर 0.6 आया है, 2% का टारगेट था। मेजर क्रॉप के अंदर तो 13%, 13.5%, और आप अगर माइनिंग के अंदर देखें 3.4% कम है। एसएमईज ने परफॉर्म किया, 8.8% की ग्रोथ है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 6.61% की ग्रोथ है। अब इन तमाम चीज़ों को जब अगर आप देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आती, कहीं मैंने फ्रेज पढ़ा था इंग्लिश का कि टैक्सेस आर नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर आप वाइब्रेंसी इकोनॉमी के अंदर लाएंगे तो टैक्स कलेक्शन होगा, वरना टैक्स कलेक्शन कैसे होगा? लेकिन जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्या इकदाम हैं, जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं जुबैर साहब, जिनका तस्करा आरिफ हबीब साहब भी कर रहे हैं, क्या उनकी बुनियाद पे ग्रोथ रेट अचीव किया जा सकता है? देखिए, इनकम टैक्स आपने जो इंसेंटिव दिए हैं वो सैलरीड क्लास की आपने तनख्वाह बढ़ाई है 10%। फिर आपने जो इनकम टैक्स आपके जो मेजर जो आपके इंसेंटिव हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि 6,000 से 12 लाख कमाते हैं, 12 लाख से इतना कमाते हैं, उनको कर दिया। सुपर टैक्स में आपने 0.5% कम कर दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा, हम इसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपना ट्रेड इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, हमने सपोर्ट करना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को, हमने उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं,
क्यों हम ज़्यादा माल नहीं बेच पा रहे, क्यों हम जो है ना ये 32-33 के उसके अंदर पड़े हुए हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं, जबकि होम रेमिटेंसेस पहुंच गए 38 बिलियन। इसका जवाब मुझे इसमें नहीं मिलता। बाकी जो है ना इसका अगर आप बाकी चीज़ें देखिए, काफ़ी इंसेंटिव उन्होंने दिए और ये भी इंसेंटिव है। अगर आप कोई ईमानदार आदमी है उसके लिए अगर ये AI के थ्रू काम करते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना। इसको अगर आप देखें तो नहीं हो सकता। आप जहां जिस जगह की बात कर रहे हैं, मुझे इसमें ये बता दें कि कहां ये है कि हमने जो है ना एक्सपोर्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए काम किया, सिवाय एक जगह पे जब आपने कहा कि 31% बिजली के दाम हमने एनर्जी रिफॉर्म्स के अंदर हम कर देंगे, 31% जाएंगे। तो फिर गैस का क्या होगा? गैस को आपने रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। आप नेचुरल गैस से महंगी, इंपोर्टेड गैस नेचुरल गैस से सस्ती है, आप उसको इंपोर्टेड गैस को 3500 पे दे रहे हैं, फिर 5% के ऊपर लेवी लगा रहे हैं। हम हाथ जोड़कर कह चुके हैं कि देखें हमारी हाईटेक मशीनें, नए प्लांट्स जो हैं वो नहीं चल सकते वापडा और केई की बिजली पे, उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं और हमने प्रूव किया है कि माइक्रोसेकंड फ्लक्चुएशंस होती हैं, उससे हाईटेक मशीनें नहीं चल सकती हैं। उसको थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें। वो उन्होंने कहा कि उसके बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, ना बजट में कोई बात हुई, उसके गैस के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम बात करें। आप टारगेटेड रिफॉर्म्स हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने जो बात की है कि टारगेटेड रिफॉर्म्स लेके आए। अब कौन से टारगेटेड रिफॉर्म्स हैं? एनर्जी के अंदर अगर आप टारगेट रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आपने तो IPP के साथ भी मुज़ाकरात कर लिए हैं, और टारगेटेड रिफॉर्म्स के अंदर आप क्या करेंगे? आप इधर से अगर आप देखें कि बिजली की जो कॉस्ट है, सर्कुलर डेट है, उसके लिए आपको अपनी बिजली की सेल्स बढ़ानी पड़ेंगी। जब भी वो सर्कुलर डेट कम होगा, जब भी आपके रिफॉर्म्स आएंगे, उसको बढ़ाने के लिए जरूरत किस बात की है कि आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे लोग मिलें लगाएं, जिससे लोग फैक्ट्रियां लगाएं और जो है ना उसके साथ वो आगे काम करें। ये मुझे इसमें नज़र नहीं आता, तो मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो ये करेंगे तो हम उसको कर देंगे। खाली टैक्सेस को कम करने से या उसको सेल टैक्स के अंदर और मजीद सख्तियाँ करने से, या आपने एक काम मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया, मेरे पता नहीं कुलीग समझते हैं कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड जो है इसका एक ये होने नहीं चाहिए। हाँ। सारे लोग रजिस्टर्ड होने चाहिए। नॉन फाइलर्स, मैं तो इसके लिए नॉन फाइलर्स की बात कर रहा हूँ कि नॉन फाइलर्स की बात कर रहा हूं। नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। कौन सर इस पे डिबेट करते हैं क्योंकि सर इस पे डिबेट करते हैं क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक का वक्त हो चुका है। बट आई एम ग्लैड कि एक वाइड एरे की एक डिफरेंट नैरेटिव, आरिफ हबीब साहब का एक व्यू पॉइंट है, सलमान शाह साहब का एक है, आपका ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसी डिबेट में से सॉल्यूशन आगे निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अबाउट द बजट एंड डिफरेंस ऑफ एनालिसिस है, इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे आफ्टर क्विक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुबैर मोतीवाला साहब, जो डिस्कशन हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली उसको वाइंड अप कर लीजिएगा। नॉन फाइलर्स की आप बात कर रहे थे। हुकूमत इस पे बहुत ढोल तो बहुत बजाती है, शोर शराबा तो बहुत करती है कि जो नॉन फाइलर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता। क्या वजह है? रुकावट कहाँ पर मौजूद है? फिर उसके अलावा कराची में आप बिजली का रोना तो रो रहे हैं, कराची जैसे सनती और तिजारती शहर के हवाले से जहाँ पर ताजरों के लिए या इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बिजली की फराहमी नहीं है, लेकिन कम से कम पानी की फराहमी के लिए K4 के लिए हुकूमत ने रख लिए हैं कोई 3.5 अरब रुपए। मुतमईन हैं आप इस पे? फरमाइएगा। देखिए जी, 3.2 बिलियन रुपए रखे हैं K4 के लिए, जो बिल्कुल ही नाकाफी हैं। अच्छा। और PM साहब ने बड़ा कहा था कि जी हम इसको किसी तरह से मुकम्मल करके देंगे। हाँ। K4 प्रोजेक्ट जो है वो गालिबन 50-50 की बुनियाद पर है सूबाई हुकूमत जी, बिल्कुल, मरकजी हुकूमत के दरमियान। अब वो जो है ना उन्होंने 3.2 बिलियन दिए, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी कराची के अंदर जितना पानी का मसला है, कहीं भी कोई और मसला ले लेंगे, सबसे फर्ज मसला कौन सा है? तो आम आदमी कराची आइट के लिए पानी की दस्तियाबी है। और ये K4 का हम जो पानी नहीं ले रहे, ये सारा समंदर में जा रहा है। तो ये बड़ा जुल्म है कि अगर समंदर में हम पानी फेंक रहे हैं और इंसान जो है वो पानी के बगैर जो है ना वो मर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम रकम है जो रखी है। लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि कम से कम इनको एहसास तो है, तो 3.42 बिलियन भी किया है। तो हम और बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें और बढ़ जाएंगे। ये कराची का बहुत अहम मनसूबा है। और जहाँ तक नॉन फाइलर की बात है, तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा इसको, मेरा सजेशन ये है कि जैसे 1 जुलाई कॉल इट अ डूम्स डे, आज आखिरी दिन है, जिसके पास जो कैपिटल डिक्लेयर करना है वो कर दे। आज ये कैपिटल डिक्लेयर हो गया, कल से आपने 22% भी आपके पास नहीं है। सर ये बहुत दफा हुआ ना, सर ये बहुत दफा हुआ। नवाज शरीफ के दौर में करने की कोशिश की गई, पहले दूसरे दौर में इमरान खान के दौर में करने की कोशिश की गई, फिर एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है इसके बावजूद।
नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि वहां करने की जब कोशिश की तो नहीं हुआ ना, अब करें ना। अब जब इतनी सारी आप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं इस बजट के अंदर, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये भी एक दफा कर लें कि एक दफा आप आ जाएं और नॉन फाइलर को आप खत्म कर दें, नॉन फाइलर के स्टेटस खत्म कर दें। सारे लोग जो है ना वो पेमेंट थ्रू करेंसी करें, थ्रू प्लास्टिक करेंसी चलनी चाहिए। और ये तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, लेकिन मैं आप एक बात ये भी बता दूं कि आई टोटली एग्री विथ यू कि हो नहीं सकेगा, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनकी बड़ा क्लॉट है, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बड़ा क्लॉट है। तो मतलब हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, वज़ीर खजाना के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन एक दफा होना चाहिए। ठीक है सर, आई हैव टू गो टू आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, इस पे कमेंट करिएगा, जो डिस्कशन कंटिन्यूड है नॉन फाइलर्स की एंड टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से। हुकूमत ने बड़ा एम्बिशियस फिगर रखा है, टारगेट रखा है 14,131 अरब रुपए का। क्या ये अचीवेबल है? और अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का जायजा लें जो कल प्रेजेंट हुआ, उसमें हुकूमत ने तमाम अपने टारगेट्स मिस किए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के, सर्विसेज के। लेकिन अभी जब आप कहते हैं कि 4.2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हम अचीव कर सकते हैं, तो अभी भी जो फिगर सामने हैं अचीवेबल हैं क्या ये, सेक्टर बाय सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, मजमूई सरमायाकारी के लिए, अहम फसलों के लिए वगैरह वगैरह? ये जो जिस तरीके से जो बजट के जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें कि मैंने पहले भी लिस्ट किया कि जिसमें रियल एस्टेट को जो है वो उनकी सारी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। यानी जितनी भी जो गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी रिकमेंडेशंस को उन्होंने मनो मन एक्सेप्ट कर लिया है। और वो एक्सेप्टेंस में आपको जैसे पता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो है कोई 70-72 इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, और उनकी कंस्ट्रक्शन में जो एक्टिविटी बढ़ने से उन तमाम इंडस्ट्री की एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो जाहिर है वो पावर भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, और वो पावर इस्तेमाल करेंगे, और जब पावर का इस्तेमाल बढ़ेगा तो फिर उसके रेट्स भी कम आएंगे। और वैसे जो आप ये देखें कि चूंकि ये फ्यूल कॉस्ट जो है वो दुनिया में कम हो गई है, तो वैसे ही जो है वो एनर्जी प्राइसेस उसकी वजह से भी कम आना है। 2-3 रीजन से जो है वो ये एनर्जी प्राइसेस कम आएगी। एक तो ये कि इसका अगर यूज और कंजप्शन बढ़े तो जो है वो कम होगा। तो ऑलरेडी जो है वो कुछ थोड़ी सी कंजप्शन जो है वो बढ़ी है। दूसरा जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो है वो सब्सिडीज बजट किया उन्होंने, उसमें वो देकर, ताकि ये अगर रेट कम करेंगे तो उसमें। दूसरा जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो एब्यूजेस थे, फाटा की एब्यूज था, उसको खत्म करने की वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है वो चल पड़ेगी। आपने तमाम इतनी एडवर्टीजमेंट देखी होंगी तमाम मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ से कि चूंकि वो इम्पोर्ट हो रहा था और उस इम्पोर्ट में अब्यूज हो रहा था, तो वो लोकल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही थी। तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर ये चीजें इनबिल्ट मौजूद हैं। राइट सर। अब जहाँ अगर किसी का कोई इशू बाकी रहता है तो ऑलवेज, अभी तो ये जो है ये प्रपोजल्स है, ये तो अभी सॉरी सर, मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगी, लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, जुबैर साहब, इससे पहले सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिस इज अ रैप। इंशाल्लाह बजट के हवाले से डिस्कशन प्रोग्राम्स में डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।